नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पाकिस्तान के भेजे गए आतंकवादी इन दिनों जो कर रहे हैं और जिस तरीके से भारत के मासूमों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां भारत में उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के आकाओं ने भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की नई रणनीति तैयार की, नए तौर तरीके इस्तेमाल किए और इसके तहत आतंकी स्टील की गोलियों से फायरिंग कर रहे हैं। और ये मैं सबूतों के सामने आने के बाद बोल रही हूं। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी ऐसे ही स्टील की बनी हुई बुलेट के साथ आए। किसी बड़े आतंकी वारदात की फिराक में वो यहां पर थे, लेकिन उसके पहले ही सुरक्षा बलों ने उनका काम तमाम कर दिया। शोपियां में आतंकवादियों के पास से स्टील के बने हुए 100 से ज्यादा बुलेट्स बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर वाली जगह से सुरक्षा बलों ने 10 मैगजीन, 3 ग्रेनेड, 2 AK-47 राइफल्स बरामद किए हैं। एक आतंकी का ID कार्ड भी बरामद हुआ है, जिससे उसकी पहचान लश्कर के कमांडर शाहिद कुट्टे के रूप में की गई है। मैं आपको आतंकवादियों के पास से जो हथियार बरामद किए गए हैं वो डिटेल्स दिखाऊंगी, जिससे आपको ये लगेगा कि आतंकी अपने मंसूबों में अगर कामयाब हो जाते तो फिर भारत को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं आपको उन तीनों आतंकवादियों की डेड बॉडीज भी दिखाऊंगी, जिसे आप अगर देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितना बड़ा प्रहार इस बार भारत ने आतंकवाद पर किया है। पहले आप ये तस्वीरें देखें। भारत माता की, भारत माता की, हर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जिन आतंकियों की हम बात कर रहे हैं, आतंकी किस तरीके के हथियार लेकर आए थे अपने साथ, अगर किसी हमले को अंजाम देते तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही हमारे सतर्क सुरक्षा बल के जवानों ने उनका काम तमाम कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है और उनकी तलाश में नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूं और अपने पीसीआर डायरेक्टर से निवेदन करूंगी सीधा स्टूडियो में आ जाएं। इस वक्त एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे साथ इस वॉल पर आएं। ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं, ये बताना इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है। ये तीनों तस्वीरें, ये चेहरा आप देखें, ये तीनों चेहरे इस वक्त मैंने ब्लर कर दिए हैं सर, और ये तीनों चेहरे इसलिए ब्लर किए गए हैं कि देखने लायक स्थिति में भी नहीं है। शोपिया का ये केलर इलाका, कहने को बड़ा खूबसूरत ये इलाका है, लेकिन यहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये 3 आतंकवादी यहां पर मौजूद थे। इन्हीं जंगलों में एनकाउंटर के दौरान तीनों की खोपड़ी खोल दी गई। सर, मैं अगर ये बोल दूं कि खोपड़ी खोल दी गई तो गलत तो नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकती। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मीनाक्षी, जो बहुत जरूरी है कि आप देखिए इनके शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं है। नहीं, और जिस तरीके से इनकी खोपड़ियां खुली हैं, जो हमने मास्क किया आपने, उससे लगता है कि ये क्लोज रेंज से नहीं, इनको दूर के रेंज से इनको किसी स्नाइपर अटैक में मारा गया है। आप समझ सकते हैं कि हमारे जो सेना बल हैं वो ज़रूर जाना है दर्शकों को, उनका निशाना कितना अचूक है। ये जहाँ भी छिपे होंगे, बैठे होंगे, जब इन्होंने अपने आप को कॉम्बैट सिनेरियो में अपने को निकाल के सेना बलों पर फायर करने की कोशिश की होगी, उस वक्त वो गोली जाके इनके सरों में लगी है। खोपड़ी खुल गई, इसलिए मैंने कहा। अब सर, ये हथियारों का जखीरा है जो इनके पास से बरामद हुआ है। सर, आप यहाँ वॉल पर समझाएं। ये जो हम देख रहे हैं ये मैगजीन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो केवल मैगजीन दिखाई दे रही है इसमें। ये लगा देखिए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी है, मैगजीन्स भी हैं और पैसे भी हैं और घड़ियां भी हैं, हर तरह का कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की जब आप बात करते हैं। हाँ। ये देखिए, ये उसके कॉर्ड्स हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, ये हथियार हैं। सर, आप उधर बताएं, मैं इधर कम्युनिकेट कर देती हूं। ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं इनके, ये इनके हथियार हैं। यहाँ आप देख रहे हैं नोटों की गड्डियां भी हैं जी, सर्वाइवल के लिए। ये इनकी घड़ियां हैं जो टाइम क्लॉक प्रिसाइज वो करते हैं, और ये कॉर्ड्स हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्लग भी है, इसमें आप इन चीजों को लगा सकते हैं। 3 ग्रेनेड हैं। हाँ, और 3 ग्रेनेड भी हैं। मतलब इनको एक क्लोज रेंज के लिए अगर निर्दोष लोगों पर इनको मारना हो तो उसके लिए इनके पास सारा साजो सामान है। ये तैयारी के साथ आए थे।
ये लेकिन इंगेजमेंट में और इतनी भी तैयारी थी कि ये इंगेज कर सकते थे फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो टेरेन वहां की है मीनाक्षी, उस टेरेन में छिप जाना, फिर आना, फिर वार करना। एक तस्वीर और फिर मैं रख रही हूं। अब ये तस्वीर जो मैं ये देख रही हूं, ये दो AK-47 राइफल इस वक्त मेरे दर्शक देख पा रहे हैं, और इन दोनों AK-47 राइफल में जो बेसिक डिफरेंस दिखाई दे रहा है सर, ये और ये, यहां पर ऐसा लग रहा है कि बुलेट नुमा कोई स्टील की चीज है जिसके जरिए उन्होंने इसे एक अलग रूप दे दिया है। ये आप बताइए, ये AK-47 राइफल का ये पोर्शन है वो क्या कहलाता है और इसे कैसे इसने चेंज किया है? एक्चुअली मैं यहाँ पर कोई गेस हैजर्ड नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी आपकी तरह देख रहा हूं, क्योंकि AK-47 आपको पता ही है, मैं एयर मार्शल हूं, हम लोगों का इससे बहुत कम वो होता था। लेकिन ये जो लग रहा है, मुझे लगता है कि इसको अगर मैं एक वो लेना चाहूं वेपन्स के हिसाब से, तो इसको उन्होंने मॉडिफाई किया है फॉर बिगर एंड बेटर होल्ड। बिगर एंड बेटर होल्ड। और जो हमारे जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी कि ये गन कमांडर की गन है, ये इंडिकेशन इसलिए है और ये मॉडिफिकेशन इसलिए किया गया है जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि इस तरीके की गन ये किसी आतंकी के लिए है, लेकिन ये आतंकी को कमांड देने वाले कमांडर की आतंकी कमांडर आतंकी। आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ये मॉडिफाइड है उस हिसाब से। एक और तस्वीर मैं इस वक्त अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ, इसको पहले मैं क्लीन कर देती हूँ इस इमेज को। एक और तस्वीर जो शोपिया से आई है सर, ये ग्रेनेड्स है, 3 ग्रेनेड्स भी बरामद किए गए हैं। तो ग्रेनेड्स का ऑफ कोर्स अगर एरिया डिफेंस के लिए या डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत काम होता है, ये तो आप जानते हैं, हमारे सारे दर्शक जानते हैं। ये देखिए कितनी, ये स्टील बुलेट सर, स्टील बुलेट्स। अब बताइए, इससे अगर आप निर्दोष जिन लोगों को ये एंगेज करते हैं, वो हमेशा अनआर्म्ड लोग मोस्टली होते हैं, और जो इनकाउंटर्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं। तो ये बुलेट्स जो है, और संख्या देखिए मीनाक्षी जी, इसकी संख्या देखिए कितनी ज्यादा है, और मतलब एक कांस्टेंट एंगेजमेंट के लिए और भागने के लिए। क्योंकि इनका टेररिस्ट का नॉर्मली ये होता है कि हमेशा एंगेज नहीं करते हैं, ये गोली चलाते हैं, फिर भाग के कहीं छिप जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, उसके बाद ये अदृश्य हो जाते हैं। तो इसलिए इनको पकड़ना। और खासियत ये बताई जा रही है कि ये बुलेट ऐसी हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी पेनिट्रेट कर सकती है। इस तैयारी के साथ ये आतंकवादी यहां पर आए थे, और अगर ये कामयाब हो जाते, कामयाब हो जाते तो कितना बड़ा नुकसान होता। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद वहीं केलर ऑपरेशन को लगातार कवर कर रहे थे, जरा उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद ये पहला भारतीय सेना की विक्टर फोर्स के राष्ट्रीय राइफल ने बड़ा ऑपरेशन किया है, और इस ऑपरेशन में 3 आतंकी जो कि लश्कर के आतंकी हैं, इनका सीधा संबंध पाकिस्तानी आतंकियों के साथ था। पहलगांव में अटैक में जो 3 आतंकी थे उनके साथ ये लगातार लिंक थे, और शाहिद अहमद कुटे जो कि मेन आतंकी है उसको मार गिराया है, और उसके साथ अदनान शफीदार और एहसान, ये तीनों आतंकी हैं। और इनके पास से रिकवर ये सामान देखिए आप, ये यहाँ पे आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट है, यानी स्टील बुलेट का ये इस्तेमाल कर रहे थे। कुल मिला के करीबन सैकड़ों से ज्यादा राउंड ये हैं, 10 मैगजीन्स हैं, ये कुल मिला के 10 मैगजीन है। और आप देखिए उसके साथ ग्रेनेड है। यहां पर शाहिद अहमद कुटे जो कि लश्कर का मेन ऑपरेटिव है, उसकी तस्वीर है। हमें यह भी पता है कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं जिसे सुरक्षा कारणों से हम नहीं बता सकते, लेकिन जो लश्कर का कमांडर है वो ठीक फौजी स्टाइल में ही, क्योंकि हाशिम मूसा जो कि पाकिस्तानी आतंकी है, ट्रेंड SSG कमांडो है, ठीक उसी की स्टाइल में इसने गोली को अपने यहां पर लगाया है ताकि ये बिल्कुल वैसे बता सके कि ये कमांडर है। और ये शाहिद अहमद कुटे का हथियार है। उसके अलावा ये पाउचेस हैं, ये बैग्स हैं, इसमें खाने का सामान है। और जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई राष्ट्रीय राइफल की, भारतीय सेना के विक्टर फोर्स की, तो उस दौरान चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद इन सबको एक एक करके न्यूट्रलाइज किया गया। और चुनौतियां बहुत ज्यादा थी क्योंकि दूसरी तरफ से काउंटर फायर हो रहा था। और ये जो वेपन है, आप इस वेपन को देखेंगे, बहुत ही पुराना वेपन है। इस वेपन का इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे, और लश्कर तोयबा के ये आतंकी, कुल मिला के 14 लोकल टेररिस्ट की प्रेजेंस इस पूरे कश्मीर में है, जिसमें से ये 3 मार गिराए गए हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। पहलगांव अटैक के बाद ये पहला बड़ा एनकाउंटर था जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, और आने वाले समय में अब और जो आतंकी हैं उनके सफाई के लिए अनंतनाग, अवंतीपुरा, पुलवामा, शोपियान, अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन जारी है। इनके पास आप पावर बैंक देखें, क्योंकि ये
जो मेन हाइड आउट था केलर के शुक्रो इलाके में, जो फॉरेस्ट था उसमें करीबन मेन बेस से आप समझ लिए 1.5 से 2 घंटे ऊपर जाकर यह एनकाउंटर हुआ। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल को यह बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल धनंजय जोशी के द्वारा था और साथ में इसके को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव जो कि 15 कोर कमांडर हैं। उनकी तरफ से बता दिया गया था कि ऑपरेशन में इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं होना है, यानी कोलेटरल डैमेज हुए बिना आतंकियों का सफाया करना है। इसीलिए इन पहाड़ों के ऊपर जाकर भारतीय सेना ने अपना कंपनी ऑपरेटिंग बेस सेटअप किया। उसके बाद आतंकियों के पीछे लगे और एक एक करके जैसे ही सिग्नल मिला टेक्निकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इसको मुआयना किया गया और फिर जाकर इन तीनों आतंकी, जिसमें एक मेन आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे जिसको लगातार ढूंढा जा रहा था और इसी को तबाह किया, साथ में एहसान जिसके घर को ध्वस्त कर दिया गया था, शाहिद अहमद कुट्टे इसके घर को ध्वस्त कर दिया गया था और फिर उसके बाद अब इनके पास से ये रिकवरी हुई है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। इंडिया टीवी सीधा आपको शोपियान से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। अब शोपियां में लश्कर के जो 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं उनकी पहचान भी हो चुकी है। इनमें शाहिद कुट्टे लश्कर का कमांडर था। जो गन हमने आपको दिखाई, मॉडिफाइड गन दिखाई दे रही थी, वो उसी लश्कर कमांडर की थी। कुट्टे की लंबे समय से वो सुरक्षा बलों के रडार पर था और उसका नंबर आखिरकार आ गया। शाहिद कुट्टे के साथ मारे गए जो बाकी 2 आतंकवादी हैं उनकी भी डिटेल्स आपको दे दूं। इनमें दूसरा आतंकी है अदनान शफीक डार। तीसरे आतंकी की कल तक पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने आज इसकी भी कुंडली निकाल दी है। मारा गया तीसरा आतंकी एहसान शेख है। अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि लश्कर कमांडर, अब ये शाहिद कुट्टे, ये कौन सी कैटेगरी का आतंकी है? ये कैटेगरी ए का आतंकी है। साल 2023 में लश्कर में शामिल हुआ था और उसके बाद से कई बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे चुका है। और पिछले साल 18 मई को हीरापुरा में बीजेपी सरपंच की हत्या में शाहिद कुट्टे शामिल था, जबकि आतंकी अदनान शफीक डार कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पिछले साल शोपिया में मजदूरों की हत्या में अदनान शफीक डार का ही हाथ था, जिसके बाद से सुरक्षा बल इसकी तलाश में था। जहां वंदिना मेलहोरा में उस इलाके में होकर आए जहां का ये आतंकी है, उसके घर पर जब हमारे सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों ने जाकर सर्च किया था तो वहां से भी बारूद बरामद हुआ था। आप ये समझें कि कितना बड़ा आतंकी था। तो ये तो बात हुई आतंकी की, लेकिन जब हम भारत की सबसे बड़ी ताकत की बात करते हैं, भारत के पास वो ताकत आती कहां से है? एक ड्रोन की तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, जिसे आज भारत ने टेस्ट किया। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री कह चुके हैं, ये जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर तो हुआ है, लेकिन भारत ने अपना ऑपरेशन नहीं रोका है। जिस चीनी और टर्किश ड्रोन के भरोसे पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन होने की धमकी देता था, भारत के आकाश तीर ने उसे अंधा कर दिया है। भारत को एक नया काउंटर ड्रोन भी सिस्टम मिल गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इसका उड़ीसा के गोपालपुर में सफल परीक्षण किया गया। एफएडीएल ने काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया, जो एक बार में एक साथ मल्टीपल ड्रोन पर प्रहार करने में सक्षम है। यह तस्वीर पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए, यह तस्वीर भारत के दुश्मनों को देखनी चाहिए। अब तक तो आकाश तीर ही पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों के लिए काल बना हुआ था, वो उन्हें अंधा बना रहा था, लेकिन अब भार्गवास्त्र भी पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराएगा। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां पर बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे सर। बिल्कुल सही। और ये जो आपने यहाँ दिखाया हुआ है अपने वॉल पे, मैं एक बार पहले दर्शकों को फिर बता ही देती हूँ। सर आप स्टूडियो पर आ जाएं। हमने नया एंटी ड्रोन सिस्टम तो टेस्ट कर लिया है, लेकिन जो हम आकाश तीर की बात कर रहे हैं, दरअसल ये आकाश तीर है क्या? ये भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये क्यों कामयाब हो पाया, आज उसकी एक एक डिटेल को हम यहाँ पर स्टूडियो में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। सर, पहली तस्वीर जो इस वक्त मैं अपने दर्शकों के सामने रख रही हूं, मल्टी लेयर्ड काउंटर ड्रोन एंड एयर डिफेंस ग्रिड। सर आप इसे समझाएं, ये कैसे काम करता है? मीनाक्षी, हम हमेशा सुनते रहे हैं कि हमारा एयर डिफेंस ग्रिड जो है वो मल्टी लेयर्ड है। तो पहला सवाल ये है दर्शकों के मन में, और दूसरा ये सवाल भी बार बार उठता है कि ये जो इतने एक साथ जो सैचुरेशन अटैक्स होते हैं, मिसाइल्स का अटैक हो रहा है, ड्रोन्स का अटैक हो रहा है, एयरक्राफ्ट से अटैक हो रहा है, तो इसको हम कैसे डिटर करते हैं? हमारी डिफेंसिव एयर ऑप्स होती कैसे है, उसके एक ओवरव्यू आपने यहाँ रखा हुआ है। तो मल्टी लेयर्ड का मतलब होता है कि जो सबसे नजदीक हमारे पास थ्रेट होता है, यानी कि फर्स्ट लेयर, उसको हम अपने मैन पैड्स
उसके कई सारे हैं, L-70, मैनपैड, L-70, ड्रोन, वेरी F-17, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, उनके थ्रू हम एंगेज करते हैं, राइट? ठीक, इसमें वो आते आपका हैं, शिल्का भी आ जाता है, शिल्का भी आता है, यू आर राइट, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, उसमें शिल्का भी आता है। अब आप देखिए उसके बाद सेकेंड लेयर आती है। जब हम फर्स्ट लेयर की बात कर रहे हैं तो क्या ये सर्कल दिस इज द फर्स्ट लेयर? तो अभी नहीं, सबसे मन में जो क्यूरियोसिटी होगी वो करना जरूरी है कि हमारे पास इतने सारे रेडार्स हैं, मिलिट्री रेडार्स हैं, सिविल रेडार्स हैं, हमारे पास अवैक्स भी हैं, हमारे पास स्पेस असेट्स भी हैं, इन सारी जो इनपुट्स आते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा जी, कैसे पता चलेगा कि कहां पर टारगेट है? तो बजाय मैं यहां से शुरू करने के, मैं शुरू करता हूं कि हम टारगेट को कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो ये सारी की सारी टारगेट इंफॉर्मेशन जो चाहे सिविल रेडार से आ रही हो, चाहे मिलिट्री रेडार से आ रही है। मिलिट्री रेडार में क्या होता है कि आगे शायद आप दिखाएंगी कि मिलिट्री रेडार में एक जो एयर डिफेंस नेटवर्क होता है उसमें कई तरह के रेडार होते हैं जी। तो ये सारी इनपुट्स आती हैं एयरफोर्स के IACCS में, जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ठीक जी। अब हमने क्या किया, हमारा इंडिजिनस है, ये बता दें आपको जी। उसके बाद आकाश तीर आता है। आकाश तीर जो है वो आर्मी का सिस्टम है जो इनके IACCS से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है जी। तो ये किस काम में आता है? ये जो हम तीन ये देख रहे हैं, हाँ, ये तीन तीर जो जाते हुए देख रहे हैं, दिस इज आकाश तीर। आपने दिखाया कि अगर ये टारगेट्स हैं तो ये टारगेट एलोकेशन, ये तीन जो सेक्टर्स दिखाए गए हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं। टारगेट एलोकेशन होता है कि ये आर्मी इंगेज करेगी, आर्मी एयर डिफेंस बैटरीज इंगेज करेंगे या एयरफोर्स के एयर डिफेंस बैटरीज इंगेज करेंगे। अब मैं आपके पास आती हूँ, जो ये अंदर का ये जो छोटा सर्कल मैं देख रही हूँ, जिसे आपने कहा कि फर्स्ट लेयर, अगर कोई ड्रोन अटैक हो रहा है, अगर कोई ऐसा अटैक हो रहा है भारत के ऊपर जो छोटा है, जिसके लिए आपको ब्रह्मोस जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल जैसी की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपने बताया कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम शिल्का है या L-70 गन है या CIWS है, ये से एंगेज करता है। बट व्हेन वी कम टू सेकंड लेयर, सर, सेकंड लेयर आप किसे डिनोट करेंगे? ये आप जरूर दर्शकों को बता दीजिए कि ये एंगेजमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट ये बहुत बड़ी बात है जी, कि ऐसा तो नहीं कि उनकी तरफ से $10,000 का एक आइटम आ रहा है जिसको मारने के लिए हमारे 1 मिलियन का आइटम लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो लेयर्स बड़ी काम आती हैं, जो आपने बताया, जो एयर डिफेंस गन्स हमारी हैं, ये मैन पैड्स हैं, या जो हमारी ये नीचे की सिस्टम जो आकाश तीर के थ्रू ऑपरेट होती है, ये उनको इंगेज करती है। सर आप वही बड़ी स्क्रीन पर समझाएं जिससे हमारे दर्शकों को समझ में आए। अब हम सेकंड लेयर की बात कर रहे हैं, पॉइंट एयर डिफेंस एंड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। जो ये हम अंदर का कोन देख रहे हैं, हाँ, ये हमारी सेकंड लेयर है। सर सेकंड लेयर को समझाएं। सेकंड लेयर में क्या होता है, इसमें आपके जो है आकाश सिस्टम मोस्टली जो इंडिजिनस है वो काम में आता है, SAM-3 भी काम में आता है, या बराक 8 है नॉट ER वर्जन, वो भी काम में आता है। ये सारे और हमारे MR-SAM काम आते हैं जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जी। वो जो आपके एयरक्राफ्ट के थ्रेट्स होंगे या कोई क्रूज मिसाइल होगी या बैलिस्टिक मिसाइल होगी, उसको इंगेज कर सकता है अगर उसके जोन में आता है तो। अब इसे हम थर्ड लेयर पर लेकर आते हैं। जो थर्ड लेयर, ये हमने सेकंड लेयर की बात की, जो ये कोन हम देख रहे हैं, हमने जो अंदर वाले लेयर की बात की, ये जो सर्कल है ये हमारा फर्स्ट लेयर थी, ये सेकंड लेयर। अब हम थर्ड लेयर पर आते हैं सर, विच इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। पाकिस्तान जो टारगेट करने की कोशिश कर रहा था वो इस थर्ड लेयर तक आ चुका था। तो ये होता है, ये होता है 40 to 140 रेंज की, 40 to 140 रेंज की। और आपको एक और बताते हैं, हमारे पास जो S-400 है वो सारे रेंजेस को कवर करता है, तो 40 to 140 भी वो कवर करता है। उस रेंज की जितने भी हमारे पास टारगेट्स होंगे जो एलोकेट होंगे, जिनको उस रेंज पर हमें जरूर ध्वस्त कर देना है जिससे हमें कोई नुकसान नहीं हो। एक तस्वीर सर इस पर आ जाते हैं, ये तस्वीर ये उसको थोड़ा और आसानी से समझाएगी। एक है लॉन्ग रेंज, एक है आपकी मीडियम रेंज, एक है आपकी शॉर्ट रेंज। एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, ये आपने जो निकाला ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो मिसाइल, इवन बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एटमॉस्फेयर के बाहर जाती हैं और लौट के आती हैं, उनको ये रेंज, ये वाला एंगेज करता है, जिसमें आपका S-400 सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, वो काम में आएगा, जिसमें आपका लॉन्ग रेंज हो गया। लॉन्ग रेंज हो गया, ठीक है। आगे अब उसके बाद नेक्स्ट लेयर में आते हैं, जो जिसमें, और इसमें एक और चीज है, हमारे पास एक ग्रिड है जिसको हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ग्रिड बोलते हैं, वो भी यहाँ एक्टिव होता है इस रेंज पर। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, BMD, ठीक है। अब जब हम मीडियम रेंज की बात करते हैं तो मीडियम रेंज पर क्या काम करता है? MR-SM, बराक। मीडियम रेंज में आपका काम करेगा
MRSAM, दैट इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, बराक ER वर्जन काम करेगा, आकाश भी काम करेगा, वो भी इसमें आएगा। तो ये हमारे उसमें आकाश नोट करें और MRSAM नोट करें, ये हमारे इंडिजिनस हैं, और ये BMD भी हमारा इंडिजिनस है जी। अब लेकिन अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करते हैं, ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, दिस इज आवर शॉर्ट रेंज। यस, शॉर्ट रेंज में क्या चीज है? शॉर्ट रेंज में एनीथिंग लेस देन 40 किलोमीटर्स और 30 किलोमीटर्स इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज, जिसमें हम क्वाफ की बात कर रहे हैं। हाँ, और उससे भी जो और भी पास के होते हैं, मैनपैड्स की बात करें, या जो और भी 100 नीचे वाले होते हैं, 7 to 10 किलोमीटर्स वाले, वो कहलाते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम के रेंज में आते हैं। तो यहाँ दो चीजें करनी है। शॉर्ट रेंज में हमारा आकाश भी काम करता है जी, जो कि प्राइमरी काम करेगा, हमारे SAM-3 भी काम करते हैं। सर अगली तस्वीर अब जो मैं रख रही हूं, आप दर्शकों को बताएं अब भारत काम कैसे करता है। सर टुवर्ड्स द कैमरा फेसिंग जी। अब ये जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये रेडार पिक करता है, जो हमने पिछली तस्वीर में भी देखा, स्पेस ने रेडार ने पिक किया, ट्रैक किया, वो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कैसे हुई, वो एक तस्वीर अब मैं ये आपके सामने रख रही हूं। सर ये बताएं कि ये एक कॉमन सैटेलाइट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो जैसे हम सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, या जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, फोन्स होते हैं, जो हमारा न्यूज चैनल भी चल रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक, अब ये स्पाइस सैटेलाइट, सर स्पाइस सैटेलाइट, तो स्पाइस सैटेलाइट्स में 2-3 तरह के सैटेलाइट्स हैं। एक है उसको RI सैटेलाइट्स बोलते हैं, रेडियो इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स, RIF लिख देती हूं मैं फॉर सैटेलाइट। फिर काम करते हैं EM इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स, बिकॉज आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैप्चर करने से होती है। ठीक। और फिर ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है, बिकॉज हमें कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस भी चाहिए। अब ये आगे जो कम्युनिकेशन पास ऑन करिए सर, ये अवैक्स को कम्युनिकेशन पास ऑन होती है, सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करनी पड़ती है की तरफ, मीनाक्षी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें इतने सारे सोर्सेज से मिल रही है, जिसमें अवैक्स भी शामिल है, तो इन इंफॉर्मेशन को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ग्राउंड रेडार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इंफॉर्मेशन अवैक्स भी इंटीग्रेट करता है। जो हमारा एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो भी ऊपर रहता है, वो इसको कैप्चर करता है और वो वहां से ट्रांसमिट करता है, एयरक्राफ्ट को भी ट्रांसमिट करता है, और बाकी जो एयर डिफेंस। तो सर ये जो मैं देख रही हूं तस्वीर में, फिर ये क्या है? मोबाइल C2, ये हमारा मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारे जो मिसाइल्स हैं, जो हमारी मिसाइल्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। ये सब बैटरीज के साथ अलग अलग होता है, ये एक ही नहीं होता है, ये देयर आर सेवरल ऑफ देम। मैं इसको अब आसान शब्दों में जो समझ पाई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और हमारे स्पाइस सैटेलाइट ने जो इंफॉर्मेशन भेजी, वो हमारे ऑपरेशन सेंटर पे, हमारे सिविल रेडार सेंटर पर, वो हमारे सेंसर्स के पास गई, और फिर उन्होंने आगे इसे कहां भेजा? ये हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन सेंटर है, और फिर यहां से सारी इंफॉर्मेशन आपकी मिलिट्री ATC हो गई। ये जो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मीनाक्षी जी, यहां पर ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, मिलिट्री की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ही आएगी, जो ATC की इंफॉर्मेशन ATC के पास, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट से आ जाएगी। हाँ, उनके पास वहां से आएगी, वो हमें इससे दे सकते हैं। बेसिकली होता है कि नर्व टू फायर, ये नर्व सेंटर है जहां हमें कम्युनिकेट किया जा रहा है, और यहां से हम मिसाइल्स के लॉन्च को, ट्रैक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसमें दो चीजें बस समझ लें, इस पूरे नेटवर्क का एक मतलब है कि हम टारगेट को आइडेंटिफाई कर लें, टारगेट को हम एक टैग लगा दें कि ये टारगेट है, और आइडेंटिफाई करके बता दें कि ये टारगेट उस वक्त हवा में फो है, मतलब फ्रेंड है या फो है। जब ये हो जाता है तब अलोकेशन होता है, अलोकेशन होने के बाद जो नियरेस्ट, जो वेपन क्लोजेस्ट है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सर हमने सैटेलाइट किस तरीके से काम करती है, ये दर्शकों ने समझा। सैटेलाइट कैसे अपना इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन करती है, फिर उसे कैसे ट्रैक किया जाता है, और फिर कैसे उसे एंगेज किया जाता है। फिर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट हैं। अब ये तस्वीर अब नहीं, आपको बताते हैं, पहले पिछले पिक्चर लाइए। हाँ, उसमें आपने एक और चीज दिखाई थी जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना जी। ये जो आपने ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म दिखाया था, वो कंट्रोल करता है एयरक्राफ्ट मूवमेंट को। इन केस वी हैव टू लॉन्च एयरक्राफ्ट टू एंगेज दैट टारगेट, तो वो वहां से कंट्रोल होगा। ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म, ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म, ठीक। यहां पर हमारे जहाज तैनाती पर रहते हैं, ये जहाज ATC इनको गाइड करेगी, और ये जाके टारगेट को एंगेज करेंगे, अगर हमें ऐसा एंगेजमेंट करना है।
मिलिट्री एटीसी के पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन आई, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के फोर्सेस या किसी भी मीडियम से आई, यस बाय सैटेलाइट, और फिर मिलिट्री एटीसी ओआरपी को बताएगी, देन यहाँ पर पायलट्स और एयरक्राफ्ट तैयार रहते हैं जो इमीडिएटली टेक ऑफ करने लगते हैं टू एंगेज द टारगेट इन केस टारगेट हैज लीक थ्रू एयरक्राफ्ट टारगेट है अगर है, नॉट द मिसाइल टारगेट, ओनली फॉर एयरक्राफ्ट। अब सैटेलाइट कैसे काम करती है, बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। हमने ये देखा कि ऑपरेशन कैसे शुरू होता है, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कैसे आती है, इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन होती है, अब वो अगली तस्वीर में समझ में आएगी। सर अब ये है रेडार सिस्टम। रेडार सिस्टम की बात करें जिसमें ट्रूप कंट्रोल, ट्रूप लेवल रेडार, फ्लाइट लेवल रेडार, सेंट्रल एक्विजिशन रेडार एंड फ्लाइट कंट्रोल सेंटर। इसमें ट्रूप कंट्रोल सेंटर, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ यू लॉन्च, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एट दिस सेंटर। तो द नेम इज गिवन ट्रूप कंट्रोल सेंटर। इसको फीड आता है ट्रूप लेवल रेडार से, यहां से फीड आता है। अब एक आप ऐसे इमेजिन करिए कि द लोएस्ट फॉर्मेशन इज ट्रूप, उसको आ रहा है इनपुट ट्रूप लेवल रेडार से, उसके बाद फ्लाइट लेवल रेडार है। दिस रेडार इज इंफॉर्मेशन दी आपको कंट्रोल सेंटर पर। मीनाक्षी सबसे समझने वाली बात यह है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ एक सोर्स से नहीं आती है। ठीक, सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम मल्टी सोर्सेज। उनको इंटीग्रेट कैसे हम करके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालें, वो सबसे बड़ी बात है, जहां आपका आईएससीसीएस और आकाश तीर काम करता है। वो बताते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है और इस टारगेट को आप इंगेज करिए। अब ये जो फ्लाइट लेवल रेडार है, ये भी एक रेडार है जो ट्रूप के ऊपर फ्लाइट होता है। हायरार्की में दिस इज अपर लेवल रेडार, इट कैन सी लिटिल बेटर देन ट्रूप लेवल रेडार, लॉन्गर देन ट्रूप लेवल रेडार, ये इसकी खास बात है। उसके बाद सेंट्रल एक्विजिशन रेडार है जो उससे भी हायर लेवल पर है, तो वो और दूर तक देख सकता है। तो अगर मान लिए ट्रूप लेवल रेडार हमारा देखता है 40 to 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, 40 to 60, the flight level will see the target up to 100-150 and central acquisition will go up to 250 to 300. 250 to 300. So this is how तो ये तो बॉर्डर पार भी देख सकता है। हाँ, बॉर्डर पार ये है। और बॉर्डर पार देखने के लिए हमारे पास यही नहीं है, हमारे पास और भी बहुत रेडार्स हैं और भी बहुत तरीके हैं। और तो अब ये जो फ्लाइट कंट्रोल सेंटर है, फिर फ्लाइट कंट्रोल सेंटर का काम क्या करता है? नाउ दिस इज अ सेंटर फ्रॉम वेयर व्हिच इज लाइक अ कमांड कंट्रोल सेंटर। दिस इज द सेंटर व्हिच विल पंच द बटन टू लॉन्च द मिसाइल और लॉन्च द स्पेसिफिक थिंग, चाहे वो वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल हो, चाहे वो कोई आपका वो हो कोई आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, कोई भी उसको लॉन्च करने के लिए यू नीड अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसका कि फ्लाइट कंट्रोल सेंटर के नाम से यहाँ पर आपने दिखाया है। यानी फ्लाइट कंट्रोल सेंटर ये डिसाइड करेगा कि अब बटन दबा देने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो टारगेट उसको असाइन हो गया है। He has the weapon with him. This is how he is going to act. और ये वैसे हो पाता है कि कंट्रोल एक्विजिशन रेडार आपका 250 से 300 किलोमीटर तक आपने इसको पता है, वो देख रहा है कि टारगेट इज कमिंग एंड इट हैज बीन एलोकेटेड टू मी। इसीलिए हर टारगेट की हम उसको बोलते हैं आई टैग बनता है। एवरी टारगेट इज गिवन अ नंबर एंड दैट नंबर इज एलोकेटेड टू दिस सिस्टम। अब ये आ गया है आकाश, जिसकी बात बार बार भारत कर रहा है, और उस आकाश की बात जिसका इस्तेमाल भारत करता है तो दुश्मन थर्राता है। सर आकाश, तो इसमें गर्व की बात ये आकाश का लॉन्चर है, इसमें 3 मिसाइल्स लोड होती है। ये लॉन्चर है आपका? हाँ, ये पूरा लॉन्चर कहलाता है। ये तो आपकी मिसाइल, ये 2 मिसाइल्स हैं और ये लोडेड है, एक मिसाइल नहीं है, 3 होती हैं एक बार में इसमें आकाश में। तो ऐसे हमारे एक बैटरी के पास 4 होते हैं लॉन्चर, और ये आपका लॉन्चर हो गया। ऐसे 4 होते हैं एंड दे आर पोजिशन एट 60 डिग्रीज के एंगल पे वो एज़िमुथ में लगे रहते हैं, और कमांड एंड कंट्रोल जो आपने दिखाया था उससे गवर्न होते हैं। वहां पर बटन दबाएंगे, मिसाइल यहां से जाएगी। और कितना नुकसान पहुंचा सकती है? ओह, ये आपके जहाज को गिरा सकती है, ये आपके PL-15 को गिरा सकती है। PL-15 को गिराने में कामयाब रहेगी। कामयाब रही। आपने देखा ना उसका, तो आपके पास चित्र भी आया था, मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में आपका देखा था। जी। तो ये मिसाइल जो आपकी है, एक और गर्व करने की बात है, ये इंडिजिनस मिसाइल है। इसको भारत ने ही बनाया है, और इसमें कभी कभी हम जो सामान बनाते हैं उसमें हमारे पास इंपोर्टेड कंटेंट बहुत एक लॉन्चर से कितनी आकाश मिसाइल, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि तीन एक में 3 होती हैं, और ऐसे हमारे पास एक
बैटरी में, मतलब एक लोकेशन पर 4 लॉन्चर्स होते हैं, तो एक बार में 12 मतलब ये मिसाइल्स होते आपके जो लॉन्चर हो गए, ये आपके एक इंस्टॉलेशन आपके कम से कम 4 रहते हैं। 4 रहते हैं। हाँ। तो इसका मतलब 12 मिसाइल एक यानी? साथ एक ट्रूप लेवल पर होती हैं। ये 3 हाँ। 12 एक ग्रुप लेवल में, एक ट्रूप लेवल पर, और उनको उसी हिसाब से और इसका लोडिंग टाइम भी होता है। उस टाइम में जैसे हमने इस मिसाइल को यूज कर लिया जी, तो हम फिर हमारे पास शेल्टर में मिसाइल्स होती हैं जी। उस टाइम में जब इंगेजमेंट हो रहा है या थोड़ा तब तक आपके शेल्टर से और मिसाइल आ जाती है जिससे आप लॉन्च कर सकते तो हैं, रीलोडिंग हो सकती है। रीलोडिंग हो सकती है। अब एक जानकारी सर, ये जो हार्ड किल और सॉफ्ट किल की बात होती है, अब ये हार्ड किल क्या है? मैंने यहाँ पर इसको हार्ड किल बोलते हैं। अगर आपने मिसाइल से उनको गिराया, ये मैन उसको hard पैड kill से? है। ये मैन पैड से, चाहे L-70 से, चाहे V-SHORAD से, चाहे आकाश से, हर द वर्ड इज हार्ड किल इफ यू आर हिटिंग द। सर ये मैन पैड है, ये आकाश, या ये आकाश है। ये तस्वीर, ये तस्वीर किसी की भी हो सकती है, MSM की, आई डोंट नो ये तस्वीर आपने कहाँ से ली है। ये लेकिन- और ये हाँ, ये हाँ, जो हम देख रहे हैं, ये लॉन्चर ही है, ये लॉन्चर ही है, और ये मोबाइल लॉन्चर है। है मोबाइल लॉन्चर। सो हमारे पास क्या होता है, मोबाइल वर्जन होता है और नॉन मोबाइल वर्जन भी होता है, जो कि जाके लग जाता है, बट वो भी मोबाइल होता है। इट टेक्स सम टाइम टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक, ये हमने बात की हार्ड किल की। इसकी ताकत इतनी है कि जो एयरबेस हमने नूर खान वाला देखा, या जो हम रहीम यार खान में एयरबेस देख रहे हैं, नुकसान। अभी हम ये एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये डिफेंस, ये डिफेंस के लिए है, अटैकिंग कि के जो लिए नहीं है। आपके ऊपर मिसाइल्स आई हैं, जो ड्रोन्स आए हैं, उनके लिए क्या सिस्टम है। तो ये एडी नेटवर्क इसको बोलते हैं इन शॉर्ट, जो आपको, जिसके बारे में आपको बात करके बहुत अच्छा भी लग रहा है और बड़ी मुस्कुराहट भी आ रही है, वो ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एक बस मिसाइल छोटी सी जानकारी और मैं अपने दर्शकों के साथ साझा कर लूं, जब हम हार्ड किल की बात करते हैं तो सॉफ्ट किल की बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। इससे बहुत ब्रीफ में, फिर मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। सॉफ्ट किल क्या है? सॉफ्ट किल क्या है? जैसे ये लेजर गन है, इसको हमने अभी, ये बहुत न्यूली डेवलप्ड है, तो बेसिकली हमने लेजर को इतना पावरफुल कर दिया है कि अगर कोई ड्रोन है तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। लेजर और ड्रोन टू अटैक ड्रोन। हाँ, तो बेसिकली ये आया है वजूद में, इसको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बोलते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ये बहुत लेटेस्ट है, थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी है, और भारत वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज टू हैव दिस काइंड ऑफ वेपन। मतलब आपको अगर पाकिस्तानी ड्रोन को खत्म करना है तो केवल लेजर से भी खत्म किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा बारूद का इस्तेमाल करने की जरूरत भारत को नहीं है। इसलिए पाकिस्तान भौचक्का है कि भारत ने कैसे ये सुरक्षा तंत्र तैयार कर लिया।